नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही 2047 तक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ 2029 तक फ्री राशन, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास के साथ बुजुर्गों को आयुष्मान योजना में शामिल करने को लेकर बीजेपी ने ये बात कही है। पिछले कार्यकाल में जहां राम मंदिर और 370 हटाने के बाद अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सीएए के तहत नागरिकता देने और पूरे देश में यूसीसी के साथ वन नेशन वन इलेक्शन की भी बातें कही हैं। मगर बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर विपक्ष की तरफ से तीखे हमलों की बौछार भी शुरू हो चुकी है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तेजस्वी यादव तक बीजेपी के संकल्प पत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पिछले वादों की याद दिला रहे हैं और बीजेपी के 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखना अब यह है कि पिछली गारंटी की बात कहकर जनता के सामने जिस रोड मैप को पेश करने की बात बीजेपी कह रही है और विपक्ष जिस पर सवाल उठा रहा है, जनता उस पर क्या फैसला करती है। तो आज बात होगी संकल्प पत्र और गारंटी पर सवाल की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इस पर क्या कुछ कहा। साथियों, बीते वर्षों में करोड़ों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है। करोड़ों की संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए हैं। लाखों लोग जॉब क्रिएटर भी बने हैं। इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है। अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी। अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो युग है, उसमें जिस प्रकार के इकोसिस्टम की जरूरत है, छोटे उद्योगों की जरूरत है, ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रूप में काम आएगा। सख्त कर रहे हैं। ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में हमारे पशुपालक भाई बहनों को, हमारे मछुआरे भाई बहनों को जोड़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के 10 करोड़ किसानों को आगे भी जारी रहेगा। सहकारिता से समृद्धि के विजन पर चलते हुए भाजपा राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर के आएगी और ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं। देश भर में डेयरी सहकारी समितियों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी। कुछ महीने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू हो चुकी है। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने के लिए हम श्री अन्न सुपर फूड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं। इससे श्री अन्न पैदा करने वाले 2 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को विशेष लाभ होगा। हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे। भाजपा सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी। फिशरीज सेक्टर के लिए भाजपा देश के कोने कोने में
वंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी। देश में वंदे भारत के 3 मॉडल चला करेंगे। वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो। इस 3 प्रकार से हम इसको करेंगे। उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुनिक भारत की और विकसित भारत की दिशा में जाने के लिए। आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। साथियों, भाजपा का वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। तो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो रहा था तो इस देश का नौजवान एक ही बात पूछ रहा था कि हमारे रोजगार का क्या हुआ 10 सालों में। और अगर 10 सालों के सरकार के संचालन के बाद भी अगर 83% नौजवान बेरोजगार है तो फिर 10 साल में जो गारंटी आपकी नहीं पूरी हुई आगे पूरी होगी, इसकी क्या गारंटी है? 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। कितना नौकरी देंगे नहीं देंगे इसके बारे में कोई चर्चा रोजगार की नौकरी की नहीं है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश, बिहार के साथ साथ और जितने गरीब प्रदेश हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की बातें हैं। ये जुमला बाज मैनिफेस्टो बीजेपी का है और बीजेपी ने 2014 और 2019 का अगर मैनिफेस्टो आप उनका निकालोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन लोगों ने वही विश्वास के आधार पर एक बार नहीं 2 बार नरेंद्र मोदी के रूप में सत्ता दी, लेकिन इस सत्ता ने देश के उद्योगपति के लिए सत्ता चलाई। मोदी की बात पर या मोदी की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो सरेआम झूठ बोलते हैं। अभी कहा था कल किसी इंटरव्यू में, बहुत कम इंटरव्यू देते हैं लेकिन इलेक्शन में देते हैं, कि मैं अपने बाल सफेद करता हूं। हुजूर, आप सिर्फ बाल नहीं सफेद करते, आप झूठ भी बड़े सफेद पोश ढंग से पेश करते हैं। मैंने पूरा देखा तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें कुछ लोगों ने मेरे पास भेजी हैं, जो बातें आई हैं। तो जो मोदी जी और बीजेपी की काम करने की शैली रही है, बातों को ऐसे प्रस्तुत करना कि मानो जो चीज चल रही है वो हम नया कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे बहुत कुछ इसमें घोषणा पत्र में तो देखने सुनने में नहीं आया। किसानों की आमदनी डबल करूंगा ये उन्होंने कहा था, वही गारंटी। और एमएसपी मैं बढ़ाऊंगा और एमएसपी को मैं लीगल स्टेटस दूंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे
देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। क्या है मतलब उसमें किसानों के बारे में क्या है कि उनकी आय दुगनी कर देंगे, कब तक कर देंगे, एमएसपी कब लागू करेंगे, डेट बताए हैं। 2-2 करोड़ जो पहला वादा किए थे रोजगार देने का वो दे दिए हैं, अब नया देंगे, कुछ बताए हैं कब से शुरू करेंगे देने का। महिलाओं के लिए क्या करेंगे, महंगाई को इतना कम करेंगे, गैस सिलेंडर का दाम कितना कम करेंगे, चुनाव तो आ गया है, कुछ बताए हैं प्रधानमंत्री जी घोषणा पत्र में। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को अपना मैनिफेस्टो लाना ही पड़ा। चुनाव के जब अभी कुछ दिन बचे हैं, प्रथम चरण के 19 तारीख को चुनाव है और आज 14 तारीख को लाए, इसी से समझा जा सकता है भाजपा का मैनिफेस्टो सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और प्रधानमंत्री मोदी का फोटो एल्बम है। तो बीजेपी के संकल्प पत्र के आने के बाद एक तरफ तो सत्ता पक्ष की तरफ से 2047 के रोड मैप को पेश करने की बात कही जा रही है, तो वही विपक्ष की तरफ से कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। आज बीजेपी के संकल्प पत्र पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। पिंटू तोमर जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा डॉक्टर चिराग सेठी जी, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले प्रदीप जी, जिस तरह से बीजेपी का संकल्प पत्र सामने आया है और तमाम वादे एक बार फिर से आपने 2024 के चुनाव से पहले जनता के सामने रखे हैं, लेकिन आपके वादों को लेकर लगातार पिछले वादे जो पूरे नहीं हो उसको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल भी पूछे जा रहे हैं और कटाक्ष भी किया जा रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कटाक्ष की और जो छीटाकाशी की बात है ये विपक्ष कर रहा है, जिसने कुछ किया नहीं। जिस प्रदेश के अंदर इनकी सरकार रही तो वहां ये विफल रहे और उन्होंने वहां जनता के जो इन्होंने झूठे वादे करके आए थे वहां कुछ किया नहीं। आइए भाजपा के मैनिफेस्टो को आप देख के आज ये जो विषयों पे विभिन्न प्रकार की टीका टिप्पणी मैंने जो आपने सुनाई, मैंने सुनी, मगर कहीं ये चीज नहीं बताई कि भाई हम भी तो बताए कि हमने इस राज्य में इतने साल सरकार चलाई और इस राज्य को ये दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्ष के कार्यकाल अपना पूरा करा, जनता के वादे पूरे करे, तो तभी तो इस बार हम 400 पार का नारा लगा रहे हैं और पूरा आश्वस्त है इन चीज को लेकर। कोई जनता के साथ हमने कंधे से कंधा मिला के जो विश्वास जीता है उसमें पुनः जीतेंगे और जो कार्य अधूरे हैं उनको पूरा करेंगे। और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंच के माध्यम से जनता और पूरे देश को इस चीज को बताया है कि जो संकल्प हमने देश को आगे बढ़ाने का लिया उसको लेंगे। मगर सबसे बड़ी समस्या ये कि अपनी चीजों में कहाँ थे। अभी मैं सुन रहा था, अभी तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि बिहार एक बड़ा गरीब प्रदेश है, तो ये गरीब प्रदेश क्यों नहीं होगा? जो किसान की जमीन छीन ले और नौकरी के बदले नौकरी भी ना दे तो बिहार तो गरीब होगा ही होगा। गरीब को क्या दिया इन्होंने? कभी गरीबी मिटाने के लिए या महीने 2 महीने में या 2 साल में या 5 साल में नहीं जाते, 10 साल लगते हैं किसी प्रदेश को, बहुत बड़े प्रदेश, बिहार जैसे बहुत बड़े प्रदेश को गरीबी से दूर निकालने के लिए। और आज बिहार प्रदेश में भी गरीबी कहीं हद तक बहुत दूरी हुई है। आज जो ये विरोध करते हैं, गरीब को अन्न मिल रहा है कि ये फ्री अन्न दे रहे हैं, ये उनको दे रहे हैं जो असहाय हैं, जो कम कमा सकते हैं मगर अनाज खा सकते हैं। कम से कम इस देश हमारा इतना सक्षम तो है नहीं। लेकिन प्रदीप जी, विपक्ष की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि 80 करोड़ को अगर राशन देने की आप बात कर रहे हैं और अभी भी राशन दे रहे हैं, तो आपने पिछले 10 सालों में क्या किया? और जिस तरह से आप गरीबी 24 करोड़ को गरीबी से बाहर निकालने की बात करते हैं, तो अगर गरीबी से बाहर लोग निकल आए हैं तो फिर राशन देने की बात क्यों? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये, राशन किनको जा रहा है? क्या आपके घर राशन आता है? क्या मेरे घर राशन आता है? ये जो मेरे साथ बैठे इनके घर राशन आता है? ये उन असहाय लोगों के घर राशन आता है जिनकी जो गांव देहात में, आदिवासी क्षेत्र में, जो बहुत एक पिछड़े क्षेत्र में रहते हैं, जिनकी आय बहुत कम है, जो राशन के लिए एक टाइम भूखे सोते थे, उनको कभी किसी ने देखा है? आज दिल्ली के राजधानी से आप मात्र 25 किलोमीटर दूर चले जाइए, 30 किलोमीटर दूर, गरीबी दिख जाएगी क्या होती है, गरीबी कैसी होती है, गांव देहात कैसा होता है। तो सबसे बड़ी चीज ये कि बोलना बड़ा आसान है मगर उस पे प्रैक्टिकल चीजों पे चलना बड़ा कठिन है। डॉक्टर चिराग सेठी जी जवाब दीजिएगा। प्रदीप जी, आज का जो जुमला पत्र आया है ये वैसा ही है जैसा पहले बोला गया था। आज ना तो प्रधानमंत्री ने जब जुमला पत्र में ना तो नौकरी की बात करी, जो बोलते थे 2 करोड़ नौकरी, उसका क्या हिसाब है? कुछ नहीं। पर संसद के पटल पे जो लिखा गया था वो टोटल भी इतनी नौकरी नहीं दे पाए जितनी उन्होंने बोली थी। पहली बात, महंगाई की जब हम बात करते हैं, महंगाई अपने चरम पर चल रही है, 70% महंगाई बढ़ गई है जब से इनकी सरकार आई है। अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते।
तो भाई साहब 25 करोड़ लोग वो कौन है जो गरीबी रेखा के ऊपर आए थे? तो 80 प्लस 25 105 करोड़, 140 की हमारी टोटल जनसंख्या है। तो आप कह रहे हो कि बाकी 25 करोड़ जो बचे लोग, सिर्फ वही जो है 30 करोड़ जो लोग बचे, वही जो है वो गरीबी रेखा के ऊपर रहते हैं या वो अमीर है। तो मुझे एक बात बताइए, जब बोलते 60% हमारा देश युवा है, तो वो कहाँ आता है? कहीं तो कोई मैच आप करते होंगे, कहीं तो कुछ बोलने से पहले सोचते होंगे कि भाई साहब हम आज ये बोलने जा रहे हैं, बात बनेगी भी कि नहीं। 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा के ऊपर लेके आए, पर आज फिर भी वो 5 किलो राशन के लिए आपकी सरकार पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। 80 करोड़ लोग, लगभग हमारी 60% पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या का 60% जो है वो आपके राशन पे डिपेंडेंट है। कैसी बातें करते हैं आप? महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों का तो क्या हाल किया इन्होंने, सब देख रहे हैं। किसानों को जो बोला गया था तुम्हारी आय दुगनी की जाएगी, दुगनी तो करना छोड़ दीजिए, उनकी आय एक्चुअली कम कर दी। काले कानून लेके आए जिसमें 720 किसानों को अपनी जान देनी पड़ी, तब जाके कहीं ये काले कानून वापस हुए। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों पर टीयर गैस के गोले छुड़वाए, जिन्होंने रास्ते बंद कर दिए, जिन्होंने पानी की बौछारें चलवाई, और आज ये आकर बोल रहे हैं कि देखिए हम किसानों के लिए ये करेंगे। महिलाओं के लिए जब बात आती है तो महिलाओं का कितना सम्मान हुआ था, वो जो पहलवान बहनें हमारी बैठी थी उनका कितना सम्मान किया था मोदी जी ने। वो सबने देखा था कि बृजभूषण शरण जी से आपने इस्तीफा तक नहीं मांगा था, पूरी कुश्ती संघ सस्पेंड हो गई इस चक्कर में, बट उसके बाद भी बृजभूषण शरण ने इस्तीफा नहीं दिया। प्रदीप जी, ये आपका तो जवाब। इनका जुमला पार्टी है। आप मुझे एक सिर्फ इतनी सी बात आज बता दीजिए, ये भाजपा के वक्ता बैठे हैं, कितनी नौकरी देने की बात करेंगे? मैंने तो 70 पेज का डॉक्यूमेंट देखा, मुझे तो उसमें कहीं एक पेज में दिखा जहां पे लिखा हो कि इस बार इतनी नौकरी हमने दे दी थी और अब इतने की बात करेंगे। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। कोई तो रिपोर्ट कार्ड होती, कुछ तो बोलेंगे। कहावत है कि बकरा तो बोले बोले मेमना भी बोले। तो कहानी यहाँ सारी अटक रही है कि ये लोग वो बोल रहे हैं जो झूठ पे दिल्ली में आए, डीटीसी ड्राइवर को पक्का करने के लिए आए थे। ये जो है जो सिक्योरिटी इन्होंने सिविल डिफेंस के लोग लगा रखे थे, ये उन्हें पक्का करने के लिए आए थे। टीचर को पक्का करने के लिए आए थे, यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त करने आए थे यहाँ पे। और यहाँ के दूसरी कमी देख रहे हैं, बर्तन तो बोले साथ में छलनी भी बोले। जिसका मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में जेल गया हुआ हो, जो शीश महल में रह रहा हो 50 करोड़ के में, वो बोल रहा है। मुझे तो समझ नहीं आता इतने बेशरम लोग कैसे इतना बोल लेते हैं। पता नहीं कि कितनी जवान कैसे चल लेती है कि जिनकी छलनी में या चदर में इतना छेद है कि वो मुझसे हिसाब पूछ रहे हैं। 3 बार की सरकार के अंदर तुमने कितने डीटीसी ड्राइवर कंडक्टर आपने पक्के कर दिए? गृह मंत्री अरे आपने कितने ड्राइवर पक्के कर दिए? दिल्ली ने क्या बड़ा कर दिया? एनडीएमसी की सारी रोड टूटी पड़ी है। यहाँ बैठ के मुझसे हिसाब मांग रहे हैं, आपसे हिसाब मांगने वाला कोई नहीं है। ये पंजाब की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। पंजाब अपने फायदे के लिए पंजाब के किसानों को आगे कर देते हैं और पुलिस से धकेलते हैं। क्या राजनीति का स्तर इतना इन्होंने गिरा दिया है कि मुख्यमंत्री मांडवाली करने बैठा हुआ था और किसानों सरकार की जो बातचीत चल रही थी उसे बनने नहीं दी बिल्कुल भी। क्यों? केवल राजनीति के लिए। ये नहीं बताते कि मुख्यमंत्री जेल में क्यों सलाखों के पीछे पहुंच गया, जो कट्टर ईमानदार था। समस्या सबसे ये कि जनता का जिसने भला करा वो तो करें। अरे आज जो 14 को गाली बकते थे आज खुद चोर बन के बैठे हैं और हमसे हिसाब पूछ रहे हैं। नहीं, लेकिन प्रदीप जी सवाल तो फिर भी वही है कि 2 करोड़ रोजगार की बात देने की जो बात की गई थी। रोजगार क्या होता है? सरकारी नौकरी होती है। आप रोड पे आप डेली आप टेलीकास्ट करते हैं। नहीं, तो आपको इस बात को फिर मानना पड़ेगा ना कि रोजगार देने में आप सफल नहीं हुए, स्वरोजगार की इस बार आप बात कर रहे हैं। क्यों नहीं रहे? अब देश दुनिया में इतनी फैक्ट्री नई नई इंडस्ट्री लग रही है, क्यों रोजगार? क्या भारत सरकार की नौकरी सब कुछ होती है क्या? वो भी देश की जनता के उसके परसेंटेज पे होती है। क्या ये कोई बताता है कि देश की जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, विस्फोटक होती जा रही है, उस पर कुछ बोलेगा? नहीं, तो प्रदीप भटनागर जी ये बात आपको पिछले 5 साल पहले नहीं पता चली थी? इस बार तो आप कह रहे हैं आप स्वरोजगार देंगे, लेकिन 5 साल पहले आप यही वादा करके आए थे ना सरकार में। चलिए मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ। मैं आप मुझे बताइए सबसे बड़ी बात क्या है कि जनसंख्या जब बढ़ती है तो महंगाई घटेगी या बढ़ेगी? क्या इस पे किसी ने विरोध करा है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए कि आवाज की जनता किसी पार्टी ने आवाज उठाई है? भाई कांग्रेस की हिमाचल में सरकार बनाते कैसे डीजल 8% बढ़ा दिए, कर्नाटक में सरकार बढ़ाते कैसे महंगाई कर दी,
कि जो उन्होंने वादे करके आए थे, क्योंकि सबको फ्री जो बांटना है, फ्री तो बांटना है, जो फ्री बांटना तो पैसा कहाँ जाए, बेचारे जेब खाली है। तो रोजगार तो तभी है ना कि रोजगार के बारे में वो बात करें ना। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, आती हूँ मैं आपके पास, लेकिन सवाल है 10 सेकंड। झारखंड के अंदर सरकार अब खत्म हो जाएगी। 3.5 लाख बेरोजगार लोग जो है, नौकरी जिनकी वैकेंसी थी उसको नौकरी नहीं दी। कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा के अंदर, और सॉरी राजस्थान के अंदर, करीब 10 लाख नौकरी थी, 5 साल में 1 नौकरी दिया। आज गुस्से बैठ के हिसाब मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी से मैंने पूछ लिया ना अभी कि आपके जो स्कूल बने उसमें टीचर हजारों वैकेंसी खाली पड़ी है। ठीक है, आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों को लेकर तो मैं बात करूंगी, लेकिन फिलहाल आपके मैनिफेस्टो पर बात हो रही है, संकल्प पत्र पर बात हो रही है। मैं आती हूँ आपके पास में। पिंटू तोमर जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके अलावा रतन तिवारी जी भी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू तोमर जी, क्या लगता है आपको, 2 करोड़ रोजगार की बात जो पिछली बार कही गई थी और इस बार रोजगार की बात नहीं कही गई है, रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की बात कही गई है? देखिए, ये तो बेहतर अपॉर्चुनिटी है सबके लिए ही, और अधिकतर लोग जो आपने देखा होगा कि बहुत हाई पावर फुल लोग थे, जैसे IAS IPS या ज्यादा बड़े लोग थे, MBA या MTech, उन लोगों ने भी छोटा स्वरोजगार करना शुरू किया है। लेकिन यहाँ मुद्दा दूसरा भी है। मुद्दा ये है कि कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या नॉर्थ में समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। सबको देखने में और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा लोक लुभावन है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जनरली जो चुनाव होते हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी के भी मैनिफेस्टो आते हैं, वो भी देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि अगर इस तरह का मैनिफेस्टो आ रहा है और उसमें जो घोषणा की जा रही है उसकी पूर्ति कहाँ से होगी। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो रहा था, तब राजनाथ सिंह ने इस बात को उठाया था कि हमने ये पहले जानने की कोशिश की है कि हम राजस्व कैसे लाएंगे। वहीं इसमें मुद्दा ये भी है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीट है। समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने अपना जारी किया है। कांग्रेस ने कहा है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि 36,000 रुपए देंगे। तो ये समझने में थोड़ा सा लोग भ्रमित हो रहे हैं कि क्या 1,36,000 मिलेंगे या 36,000 मिलेंगे या 1 लाख मिलेंगे। इस तरीके से गठबंधन की मीटिंग हुई थी सीट शेयरिंग को लेकर। मेरा मानना है कि अगर एक मीटिंग घोषणा पत्र को भी लेकर हो जाती तो लोगों की जो भ्रम है, जो उनके कंफ्यूजन है, वो दूर हो जाते। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस चीज का दावा कर रहे हैं, जो पैसा देने की बात कर रहे हैं, वो पैसा सरकार के पास आएगा कहाँ। ठीक है, रतन तिवारी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। रतन तिवारी जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो को लेकर तो हम आज चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ पिंटू तोमर जी ने जो सवाल उठाया है कि कांग्रेस की तरफ से अलग घोषणाएं की जा रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग और आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग। जनता भ्रम में है कि आखिर अगर सरकार आती है, अगर आपको सीटें मिलती हैं, तो संयुक्त मैनिफेस्टो तो आपका आया नहीं है, क्या मिलेगा जनता को? प्रियंका जी, सबसे पहले नमस्कार करता हूं आपको, सारे मित्रों को नमस्कार करता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, कोई एनडीए का मैनिफेस्टो नहीं आया है। इसी प्रकार कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, और अन्य पार्टियां अपना अपना मैनिफेस्टो जाहिर करती हैं। ये परंपरा है, जब से यह चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है तब से यह अपनी अपनी मैनिफेस्टो जारी करने की सबको आजादी है। लेकिन मैनिफेस्टो जारी जो करते हैं, ये जिम्मेदारी उसकी होती है जिसके नेतृत्व में सरकार चलाई जाएगी। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री होगा उसकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। तो समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया है, हो सकता है अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाए, हो सकता है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाए, हो सकता है अन्य पार्टियों का कोई प्रधानमंत्री बने तो उस मैनिफेस्टो पे वो काम करे। तो ये मैं क्लियर कर देता हूं। और दूसरी बात, जो हमने मैनिफेस्टो जारी किया है, हमने कोई जुमलेबाजी नहीं की है। हमने 30 लाख नौकरियां, जो सरकारी नौकरियां खाली हैं, रिक्त पद खाली है, उसे भरने का हमने वादा किया है। हमने जो 1 लाख प्रतिवर्ष गरीब महिलाओं को देने का वादा किया है, हमने जो MSP पे कानून लाने का वादा किया है, जितने भी वादे किए हैं, युवा से लेके, किसान से लेके, महिलाओं से लेके, सारे वादों को हम पूरा करने की गारंटी देते हैं। प्रधानमंत्री 2014 में भी कुछ गारंटियां दिए थे, 2019 में भी गारंटियां दिए थे। तो 2014 और 2019 का मैनिफेस्टो जनता के सामने है। उस मैनिफेस्टो पे एक भी काम नहीं हुआ है। अगर काम हुआ होता प्रियंका जी, तो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में
मेरठ में जाके ये मछली पे भाषण नहीं देते। नहीं, अगर लेकिन इन्होंने काम किया होता, सुनिए ना, अगर इन्होंने काम किया होता तो वो मुद्दों के आधार पे बात करते या बताते कि हमने काम किया। लेकिन इन्होंने पिछले 10 सालों में ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया, विपक्ष को परेशान किया, ईमानदार नेताओं को जेल में डाला है, बस यही काम किए हैं। और ये जुमला है, ये मैनिफेस्टो नहीं, रतन तिवारी जी, ये आप भी बेहतर जानते हैं कि मैनिफेस्टो में भले ही सारी बातें पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन काफी वादे पूरे भी किए गए। प्रदीप भटनागर जी, इस पर पहले तो आप जवाब दीजिएगा। मैं सबसे पहले मछली पे जवाब दे दूं। तो मछली का जब जवाब उठाया ना, क्या होता है जब रोजे चलते हैं ना मुसलमानों के, तो उनके सामने खाना हराम होता है और वो अच्छा नहीं समझा जाता है। जो तेजस्वी यादव की पार्टी के जो मुखिया हैं आज की डेट में, तो उन्हें भी लाखों लोग फॉलो करते हैं। और नवरात्रों के अंदर जिस तरह मछली खा के दिखा रहे हैं, जैसे मछली को आज ये तिवारी जी कहना, हो सकता है शायद तिवारी जी मछली खाते हो नवरात्रों में, मगर हिंदुओं में नवरात्रों को बड़े से माता के दिन माने जाते हैं। तो थोड़ा सा ये चीजें बड़े नेता को तमीज में और दायरे में रहना चाहिए। रतन जी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। अब आपने बात करी, उसी प्रकार देखा कि जब कार्यक्रम चल रहा था तो मटन बन रहा था, नवरात्रों में मटन बना के दिखा रहे थे राहुल गांधी, जो जनेऊधारी है, मटन बना के दिखा रहे थे। तो ये तो सबसे पहले तो ये बात करनी चाहिए। रतन तिवारी जी पता नहीं कैसे आ जाते हैं सामने, कम से कम इन्हें मुंह में पर्दा डाल के आना चाहिए। जो यहाँ बैठ के आज जो मैनिफेस्टो पे बहस कर रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रदेशों में कुछ नहीं दिया, सुन लीजिए तिवारी, सुन लीजिए, आपने सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपकी हैसियत में बता देता हूँ ना, सुन लीजिए कितने अच्छे हो, कितने वादे वाले हो, करते हैं, बोलने दो मुझे, करते हैं, बीच में मत बोलो, करते हैं, बड़ी गंदी आदत है कांग्रेस के नेताओं के बीच में बोलने की। युवाओं पे अरे भाई सुन लीजिए तिवारी, सुन लीजिए, सुरक्षा पे सुन लीजिए तिवारी जी, मुझे पता है बड़े बेशरम लोग कांग्रेस के, हम कांग्रेस खाली हो रही है, अरे मुझे पता खाली टुकड़ी बज रही है, बस सुन लो पे कब तक इस देश को जुमले मैं बता रहा हूँ, जुमले बता रहा हूँ, सुन लो, जुमले बता रहा हूँ, सुन लो, जुमला बताइए। अरे जुमले बता रहा हूँ, सुन लो मेरे भाई, जुमले बता रहा हूँ। कर्नाटक में अभी तक महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया था, दिए नहीं है अभी तक। 2000 बच्चों को होने जा रहा है। सुन लीजिए तिवारी, सुन लीजिए, पीछे मत बोलो, अच्छे बच्चे बनो। तिवारी जी सुन लीजिए, बच्चों को फायदा नहीं, आप ज्यादा बोल के दिखा रहे हो। तेलंगाना 2000 रुपए मिलने शुरू हो गए। अरे सुन लीजिए भाई तिवारी, सुन लीजिए, अब आपसे गले से उतरेगी नहीं ना, इसलिए आप सुन नहीं चाहते, दूसरे की आवाज दबाना चाहते हो। अरे लेकिन जुमला नहीं बर्दाश्त। अरे सुन तो लो जुमला। बड़े राहुल गांधी ने जनता ने जुमला 2019 में भी जुमला देखा। अब जुमला नहीं देखेंगे ना, तोड़ के वो देश को आगे बढ़ाएंगे, तो नहीं सुनेंगे ना। तो किसी को पीछे मत बोलो, एक बदतमीजी मत करा करो। कांग्रेस जितने बैठते हैं बदतमीजी करते बैठ के, बदतमीजी कांग्रेस का नेता पे बैठ के देश सुन लीजिए, तिवारी सुन लीजिए, तो क्या मत प्लीज, जनता को गुमराह करेंगे। अरे सुन लो, गुमराह झूठ बोलेंगे। अभी हिमाचल की गुमराह बता रहा हूँ, अभी क्या करा गुमराह। प्रियंका गांधी बोल के आई थी कि पहले जो विधानसभा की मीटिंग होगी 1 लाख नौकरी दी जाएगी साल में। मुख्यमंत्री कह रहा है कि वो रोजगार की बात करी थी। राजस्थान में 450 भैया गैस सिलेंडर मिल रहा है क्या? इन्हें बुलवा लो जी, मैं बातें बोल लूंगा। 450 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है क्या? पहले अपने मैनिफेस्टो, अपने वादों पे बात करिए ना आप। राजस्थान में आपका घोषणा पत्र था ना, छत्तीसगढ़ में आपने वादा किया था, मध्य प्रदेश में वादा किया था ना, हम 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देंगे। वो गैस सिलेंडर कब मिलेंगे? 450 रुपए में। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। देखिए मैं बहस नहीं कर सकता, या तो इनको बुलवा लो, हमको मैं चिल्लाने के लिए नहीं आया हूँ अपनी बात। नहीं, आप अपना जवाब दीजिए, उसके बाद वो अपने सवाल रखेंगे। रतन तिवारी जैसे लोगों को या तो पेशेंस नहीं, लेकिन फिलहाल तो आपसे सवाल करें तो सवाल का जवाब तो दीजिएगा ना। सवाल का जवाब तो दूंगा मैं, और सवालों का जवाब दे रहा हूँ मैं। अरे भाई पूरे वादे किए, ये वंदे भारत ट्रेन चल रही है, देश चल रहा है, 24 घंटे लाइट आ रही है, एलईडी जो चल रही है, जो इंडस्ट्री चल रही है क्या बिना श्रमिकों की चल रही है? नहीं, जो वादे आपने पूरे किए वो पूरे किए, जो नहीं पूरे किए उन पर भी तो बात करेंगे ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, जो हाईवे बन रहे हैं क्या बिना श्रमिकों के बन रहे हैं? ये जुमला जो बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती? जिस रोड पे चलते हैं, जिस लाइट में बैठते हैं, बेचारे लग्जरी गाड़ियों बैठते हैं, यहाँ लज्जा जरा से नहीं है, ये सामने देख के भी झूठ बोलते हैं। कांग्रेस बेचारी खाली हो गई, सब छोड़ के भाग रहे हैं, राहुल गांधी बेचारे दरवाजे घूम रहे हैं। अरे नहीं प्रदीप भटनागर जी, इसमें शर्म आप कटाक्ष कीजिए, अपनी बातें रखिए, लेकिन शर्म आने की, आप सरकार है, आपका कर्तव्य है काम करना। सरकार में जनता इसीलिए लेकर आई है ना, कर्तव्य पूरे कर रहे हैं हम लोग। और वो विपक्ष है, उनका काम है सवाल उठाना, वो फिर सवाल नहीं उठाएंगे तो आप कहेंगे वो उठाइए ना जो आपने करे हो। सबसे पहले आईना देख लेना चाहिए। तो वो तो आपसे पूछ रहे हैं, आप पिछली बार आए थे 2019 में 2
2 करोड़ रोजगार की बात की थी, कितने आपने रोजगार दिए उसका डेटा आप पेश कर दें। देखिए, रोजगार की बात करी थी, सरकारी नौकरी जो है सरकारी नौकरी उतनी दी जाती है। आप जो चैनल चला रहे हो, अगर 100 लोगों की जरूरत है तो आप 500 लोग नहीं तो भर्ती कर प्रदीप लोगे। भटनागर जी, ये मैनिफेस्टो में पिछली बार लाने से पहले आपको सोचना, जिस तरह से इस बार आप ये मान रहे हैं कि सरकारी नौकरी इतनी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, तो ये बात आपको पिछली मैनिफेस्टो में लाने से पहले सोचना चाहिए था ना कि क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप इतनी नौकरी दे सकें। बिल्कुल। देखिए, नौकरी रोजगार की बात करी, नौकरी की बात नहीं करी है। आप मैनिफेस्टो निकाल लीजिए और बताओ, देश को दिखाइए अभी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि हमने रोजगार की बात करी, नौकरी की बात करी। मैं भाजपा का नेता बैठे मैं भी झूठा कहलाऊं। तो आप कह रहे हैं आपने रोजगार की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। मैं कहता हूँ, आप टीवी में दिखाइए कि भाई ये बीजेपी का नेता रोजगार की बात कर रहा है और प्रधानमंत्री जी ने नौकरी की बात करी थी। आज जो नई नई इंडस्ट्री विदेशों से आ रही है, या रक्षा जो प्रणाली को लेकर जो नई नई फैक्ट्री बन रही है, या रेल के लिए नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो क्या है वो रोजगार? नहीं तो क्या है? आप चैनल चला रहे हैं, आप जैसे बहुत सारे नए चैनल आए हैं, तो क्या है ये रोजगार के अवसर नहीं है? सड़कें बन रही, तिवारी जी प्लीज, आपको नहीं बोलने दूंगा तिवारी जी, फिर मैं तिवारी जी बदतमीजी मत कीजिए प्लीज। नहीं नहीं ठीक है प्रदीप जी, प्रदीप जी 1 मिनट सवाल सुन लीजिए, फिर सवाल का जवाब दें। प्रदीप जी सवाल करना चाह रहे तो सुन लीजिए सवाल जी। अरे ये क्या सवाल करेंगे मेरे से? देश को दिया कुछ सवाल भी करें। अरे प्रदीप जी सवाल करने का हक तो है ना, सवाल करने का हक तो बना रहने दीजिए ना जी। भटनागर जी, मैं विपक्ष हूं और विपक्ष की जिम्मेदारी होती है सरकार से सवाल। अरे तो अच्छे विपक्ष बनो ना तिवारी जी, अच्छे विपक्ष वाले विपक्षी बनो, अच्छे नालायक मत बनो, अच्छे विपक्षी बनो। समझते तो आपने कभी यही है, आप अच्छे विपक्ष में भी नहीं बैठ पाए। आपकी दर्द को मैं समझ रहा हूँ, आप सुनिए। अरे मेरा दर्द मत समझिए, दर्द अपना समझिए। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनाई थी और सरकार बनने के बाद पहली बार SIT गठित की गई थी सदन के अंदर कि काला धन हम लेके आएंगे। न तो काला धन आया, न तो 15-15 लाख मिला, न 2 करोड़ रोजगार मिले, न तो अच्छे दिन आए, न तो महंगाई कम हुई। वो सवाल है, वो सवाल का जवाब बताइए ना कि आपने काले धन पे क्या किया जो SIT बनाई थी। अच्छे दिन तो कांग्रेस के आए, सारे नेता छोड़ के भाग गए, काले धन के चक्कर में कांग्रेस से खाली हो गए। और आप कह रहे थे ईमानदार नेता जेल में भेज दिए, तो 2-4 नेताओं के नाम बता दीजिए ईमानदार आपकी नजरों में हो तो। लालू परिवार हो, चाहे केजरीवाल की पार्टी हो, या कांग्रेस के मुखिया हो, तो ईमानदारी बता दीजिए कि आपने भी एप्लीकेशन लगाया कि भाई ईमानदार नेता भेज दिए। आगे इंदिरा जी के शिव कुमार उप मुख्यमंत्री तुम्हारे खुद आपने कुछ भी नहीं, अधिक संपत्ति के चक्कर में गए, भ्रष्टाचार में तक आपने इस देश को लूटने का काम किया। 10 वर्षों तक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लेने का काम किया, इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। अगर आपने काम किया होता तो आप फटाफट मुझे बता देते। नहीं, लेकिन रतन तिवारी जी चंदा आपने भी लिया है, ऐसा नहीं है कि आपको चंदा नहीं मिला है, कब मिला है ये अलग बात है जी। जो इंसान भाषण देता है कंपनी रेड्डी जो केजरीवाल जी को के खिलाफ गवाह है, वो है तो चंदा लेता है भी नहीं भरते। चलिए रतन तिवारी जी जवाब सुनिएगा। टैक्स चोर, कांग्रेस के टैक्स चोर जो नेता कार्यकर्ता बैठे हैं, जब टैक्स चोरी करेंगे, टैक्स नहीं भरेंगे तो इनके तो अकाउंट फ्रीज ही होंगे। और रही बॉन्ड की बात, अरे भाई अगर आज बॉन्ड बनाया था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, तो आज देश के सामने आ रहा है ना, आपको तो खुश होना चाहिए कि जिस सरकार ने बनाया आज वही सामने आ रही है। अरे भाई जो कोई परेशानी थोड़ी ना है, आपकी तरह थोड़ी ना है कि चंदा तोलिया 1100 रुपए, 1000 रुपए राहुल गांधी की जेब में चले गए और 100 रुपए कांग्रेस पार्टी में चले गए। वो समझते सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये बात देने वाले की है कि जो बॉन्ड भर रहा है वो पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक में जमा करते हैं। तो वही बात कही, आज बॉन्ड में 1000 रुपए तो जाते थे गांधी परिवार की जेब में, वाले का 100 रुपए जाते थे कांग्रेस के खाते में, वो चोरी बॉन्ड बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रदीप जी, मैनिफेस्टो पे, आपके मैनिफेस्टो पे आगे बढ़ते हैं। जो नहीं किया वो तो नहीं किया, लेकिन आगे इस बार 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात की जा रही है, उसको लेकर RBI की तरफ से भी आया है कि ये संभव नहीं हो पाएगा। समय लगता है और बिना धन के कोई काम नहीं होता है, और धन के रिसोर्सेज सरकार को बनाने होते हैं। जिस तरह कर्नाटक सरकार बेचारी परेशान है, जो इतनी संपूर्ण संपन्न सरकार जो दी थी कि आज वो बर्बादी करके सरकार जनता के पैसे को, आज वो पैसे के चक्कर में परेशान है और जनताओं को फायदे नहीं दे पा रही जो वादे करके आई थी। और वही हाल रहा पंजाब सरकार में, जब पंजाब आए वादे करके पूरे नहीं कर पाए। बिल्कुल हर चीज के लिए धन चाहिए होता है कि आज देश के अंदर जगह जगह जो वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, वो भी धन चाहिए ना उसके चलाने के लिए। आप जो है आज जो ट्रांसपोर्टेशन को लेके आज रेल की विकसित
विकास को लेके आप जो आप कॉरिडोर बना रहे हो, आप मालगाड़ी इसलिए बना रहे हो कि आप स्पीड से ट्रांसपोर्टेशन कर सको, हर राज्य से हर राज्य तक आपको पैसे की आय हो। उसी प्रकार हम समुद्री जो हमारे एरिया है उसको भी इस तरह डेवलप करने में लगे। भाई आपको अगर चलाना है तो उसके लिए हर चीज के लिए पैसा चाहिए। आज आप अंतरिक्ष हो चाहे कोई भी हो, जनता को दिखे तब पैसा होगा, तभी तो आप भलाई करोगे। आपका मैनिफेस्टो बेकार है जब आप पे पैसा ही नहीं होगा तो। आपका मैनिफेस्टो किसी काम का नहीं है। आप 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को दोगे। प्रदीप जी, कई जगह तो पैसा है, कई जगह तो पैसा आपने मेरी बातों की ले खत्म हो जाएगी। नहीं, आप प्रदीप जी आप अपने सवाल के जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ में सवाल भी सुनिए। कई जगह पैसा आपने उपलब्ध भी कराया लेकिन काम नहीं हो पाया। गंगा सफाई अभियान, मैं कहता उस चीज को देखिए, गंगा सफाई अभियान को लेकर देखिए, हम देश की जनता को और हम खुद भी जागरूक बनाने में लगे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, अभी चंद दिन सरकार हुए हैं और हमने इस चुनाव जब 5 साल पूरे होने के बाद हमने जनता को बताया कि हमने प्रदेश में 5-5.5 लाख नौकरियां दी। हमने जो चीनी मिले जो खा गए बैठ के समाजवादी पार्टी के लोग और लोग जो पार्टी समाज बसपा के लोग, चीनी मिले को दोबारा पुनः चालू करा। आज जिले के अंदर आज ऑक्सीजन की इतनी भरमार है कि हर जिले अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं। जो सबसे पीछे डॉक्टर चिराग सेठी जी, क्या लगता है आपको? प्रदीप जी का कहना है। एक मिनट, आपने ना प्रियंका जी, आपने मेरे एक सवाल खराब करके मेरे सब बात बेकार कर दिया। मैं जो चीज आज देश की जनता के बीच में रखना चाहता था मैनिफेस्टो को लेके, क्या जनता को सब कुछ दिखता है? जब नॉर्थ प्लेस से जब रन करती है ना गाड़ी हापुड़ जाने, मुरादाबाद जाने के लिए, मेरठ जाने के लिए, तो पता लगता है हाईवे पे चढ़ने के बाद किसी ने कुछ करा है। ये जो टोल आता है वो जनता के पैसे के लिए लग रहा है, चाहे मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा हो चाहे गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा हो। आज प्रदेश की सरकार भी काम करने में लगी। जो मेरे साथ बैठ के सरकार लेके जो बैठे हैं वो अपने सरकार के फायदे आप सड़क की बात करें, आप ट्रेन की बात करें, लेकिन उसके साथ ही साथ रोजगार पर भी तो बात हो रही है। डॉक्टर चिराग सेठी, बिल्कुल आप ये बात, मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। हिमाचल में आपके पास में आती हूँ। प्रदीप जी मुझे मौका दीजिएगा। डॉक्टर चिराग के पास में पहले आऊंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। जी डॉक्टर चिराग। सतीश जी ने बड़ी बड़ी बातें करी, आपने स्वरोजगार देने की बात की, ये बिकवाना चाहते हैं बच्चों से पकौड़े। आज 45 साल की सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। ये अपने बच्चों को तो भेजेंगे बाहर, इसका बच्चा तो बनेगा बीसीसीआई का चेयरमैन, दूसरे का बच्चा भेजेगा पकौड़े, क्योंकि ये इनकी सोच है। घटिया सोच के लोग हैं, घटिया ये बात करके मछली खाने की। अरे भाई साहब, डॉक्टर चिराग आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, फोन अपना नजदीक रखिए, आपकी आवाज अब तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। जी ये बात करते जी। हाँ, ये बात करते हैं मछली की। बीफ एक्सपोर्टर कंपनी सबसे ज्यादा चंदा इनको देती है। आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के डेटा की। एसबीआई का चेयरमैन आके बोलता है कि हम 3 महीने से पहले डेटा नहीं दे सकते। जब आकर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कंटेम्प्ट लगेगा तो 24 घंटे में कैसे डेटा आ जाता है? अरे चोरी करने के आगे हैं ये जो भाजपा के लोग बैठे हैं ना, लोग ये चोरी करने में आगे हैं। ट्रेन की जो हालत आप देखिए, उसमें आपको सीट नहीं मिलती है। बाथरूम जाने के लिए लोगों को 12-12 घंटे अपना बाथरूम रोकना पड़ता है क्योंकि बाथरूम तक नहीं पहुंच सकते। हाईवे की जो बात करें, 250 उस पर कोई बात नहीं करेगा। हाईवे तो बना दिया, सारी बात करना चाहते हैं आपसे, उसे किसी बात का। मेरे साथ यूपी में कौन सी सारी बात जवाब लेना नहीं चाहते। गडकरी जी के खुद के एरिया में सड़कें नहीं बनी है, दूसरे की तो छोड़ दो। सीएजी की रिपोर्ट की जो आई थी उस पर बात तो करो। बटागर जी मुंह के बंद हो गया, इधर उधर मत देखो, बात करो, पकौड़े मत बेचने लग जाना। ये बताओ पकौड़े बेच रहे हो क्या आजकल? ये क्या कर रहे हो? अब यहाँ तो जुबान निकलेगी नहीं, नौकरी दे नहीं पाए, महंगाई कम कर नहीं पाए, पकौड़े पिछवाने में लग गए लोगों को। अब आके मछली की बात करेंगे, आके हम ट्रेन की बात करेंगे। बुलेट ट्रेन चल रही थी, कहाँ गई 2022 की बुलेट ट्रेन? प्रति व्यक्ति आय में 142 नंबर पे पहुंचा दिया हमें, गरीबी में इतना नीचे लेके चले गए। तुर्की हमसे आगे है। बस क्या करना चाहते हो भाई साहब? कहाँ लेके जाना चाहते हो? 10 साल दे दो मुझे, 5 साल दे दो मुझे, 5 साल दे दो, 10 साल दे दिए, क्या किया 10 साल? कोई रिपोर्ट कार्ड तो लेके आते। चलिए ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। आवाज कुछ नहीं निकलेगी अब इनका जो है ना, मैंने कहा था ना कि बकरा तो बोले और मेमना भी चिल्ला है। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने अभी सवाल पूछे, मैंने बकरे से भी और भैंसे से भी और गाय से चंदा ले लेना, तुम्हारा चंदे का काम है, चंदा लो उनसे। अपने मुख्यमंत्री को देखो जो बड़े बड़े रईसों में 20,000 रुपए गिरे थे। कंपनियां 22 कंपनियां चंदा का पता तो है कि हमने जो चंदा लिया, डोनेशन ली और किसके माध्यम से किसने पता तो है। देश को भी पता, जनता को भी पता है। और इनका तो ये चोरों को यही नहीं पता जिन्होंने चोरी से शीश महल बनवा लिया। शराब के घोटाले पकड़े जा रहे हैं, चोरी का पैसा खुद घर में मिल रहा है, उसका जवाब नहीं है कोई भी।
मैंने इतने सवाल करे कि दोनों मुख्यमंत्री जेल में के जवाब नहीं दिया एक भी। मैंने हिमाचल से पूछा कांग्रेस से, तो उस पर आवाज नहीं आई। कहता हूं दूसरे सवाल के जवाब सारे चाहिए, मैं ये किसी बात का सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। जब विपक्ष सवाल का जवाब देना नहीं जानता है तो मैं सवाल का जवाब दूंगा। अरे इनकी नौकरी का रखी है मैंने, तो सवाल का जवाब दूंगा, जनता को दूंगा जवाब देना है तो मुझे। ये होते कौन है? पार्टी हो, चोर बाजार वाले। 1 लाख रुपए तुम्हारा देश को बंगारू लक्ष्मण की पार्टी। चलिए मुद्दे पर वापस आइए, डॉक्टर चिराग मुद्दे पर वापस आइए। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा आप। ये प्रियंका जी केवल समय पूरा करने आते, पुराने विषयों को बोल के ये टॉपिक टू टॉपिक बात करना नहीं चाहते। आप इनसे पुराने विषय को ले लो, बंगारू लक्ष्मण में पहुंच गए, कभी कहीं पहुंच गए, कभी कहीं पहुंच गए, मगर सवाल तो सवाल जवाब नहीं देना चाहते, बेचारे बचते हैं। इनसे सवाल करो तो जवाब नहीं देते। रतन तिवारी तो बुरा हाल है, बेचारा 5 राज्य चुनाव हार गए थे तो महीनों तक तो बेचारा टीवी पे दिखाई नहीं दिया। जो समस्या सबसे बड़ी ये है कि आप इनके सवालों का जवाब दे दो, मगर इनसे सवाल मत पूछो। इनसे सवाल पूछोगे बेचारों से तो इधर भाग जाएंगे, नहीं तो जवाब भी नहीं दे पाओगे, चैनल को छोड़ के भागना पड़ेगा। मनी लॉन्ड्रिंग में फंसावा था, अब जाके बरी हुए। क्यों फंसावा थे भाई, बता दो मुख्यमंत्री खुद, जवाब हो तो देंगे। जनता को कहता, अभी मैंने पूछा कि प्रियंका जी, आदरणीय श्रीमती प्रियंका जी हिमाचल में वादा करके आई थी जब 1 लाख साल में नौकरी देंगे, 450 के गैस सिलेंडर की जवाब दे दो, तो जवाब है जवाब देते हैं आपको। अरे कोई जवाब नहीं आप जैसे लोगों के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए जवाब दे दो आपको। राजस्थान की जनता को 450 में गैस सिलेंडर कब मिलेगा? सारे छत्तीसगढ़ की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता क्या करेगी? जनता को 450 में गैस सिलेंडर कब मिलेगा? पीस के चटनी बना के कांग्रेस खा गई, नींबू डाल के खा गई। सालों में जनता का छोड़ा कहां? राजस्थान को लूट खसोट कर छोड़ दिया, मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ को लूट खसोट कर छोड़ दिया। अब हिमाचल की बारी है, भ्रष्टाचारी है, उन्हें अपने साथ आंध्र प्रदेश को लूट के छोड़ दिया, अब कर्नाटक की बारी है। अरे जनता तो सवाल के जवाब बिल्कुल लेगी। क्यों सुप्रसाद हो गए राजस्थान में? अगर अच्छे काम करे थे आपने तो बताइए ना, सारे राज्य क्यों हार गए? गुजरात में 0-0 हो गए, 70 विधायक थे आपके, अरे एक भी नहीं रहे बेचारे। अगर अच्छे कर्म करे होते तो बेचारों का हाल छोड़ना होता। इधर बेचारे संजय निरुपम चले गए, इधर सारे नेता छोड़ के भाग रहे। अरे कारण तो होगा कोई, कारण का जवाब दे देना बिल्कुल भी। मैंने अभी बोला, बताइए भैया वो जो शीश महल बनाया वो पैसा कहां से आया? दोनों मुख्यमंत्री जेल में क्यों हैं? अगर आप ईमानदार हो, आपने जनता के काम करे दिल्ली के अंदर, तो बताइए कि टूटी पड़ी है। मैं जवाब देता हूँ। अब भट्टागर जी ने आपसे अच्छा सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री जेल में क्यों है। देखिए, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाला, लेकिन आप उस पर नहीं बोलते। सरकार जेल में डालती है, न्यायालय जेल में डालता है। देखो प्रियंका जी सुनते ही नहीं, तिवारी जी नहीं, न्यायालय जेल में डाल, अरे ठीक है, सरकार जेल में डालती है, पहले ये बताओ। अच्छा ठीक है, सुन तो लीजिए। अरे पहले न्यायालय डालता है, ठीक है न्यायालय डालता है, ये बताओ। ठीक है न्यायालय डालता है, प्रधानमंत्री नहीं डालते, प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री भोपाल से नारा देते हैं एनसीपी के 70,000 करोड़ के घोटालेबाज अजीत पवार को जेल में डालने का काम करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री भुजबल को जेल में डालेंगे, जेल में डालेंगे, धनंजय को जेल में डालेंगे, जेल में डालेंगे, शुभेंदु अधिकारी को जेल में डालेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल में डालेंगे, छगन भुजबल को जेल में डालेंगे। लेकिन सारे के सारे वही भ्रष्टाचारी अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं, ईमानदार हो जाते हैं, राष्ट्रवाद हो जाते हैं, बेचारे एक ही रिकॉर्ड चला रहे थे ना, 5 साल से एक ही रिकॉर्ड चल रहा है, टुकड़े जवाब ही नहीं है बेचारों के पास। कोयले के घोटाले दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने शराब घोटाले पे जांच की एप्लीकेशन लगाई थी, तो पूछो ना जेल में। रतन तिवारी जी मुद्दे पर आ जाइए, बहुत हो गई बहस, मुद्दे पर वापस आते हैं। अगर आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं दे पाई, तो आपके मैनिफेस्टो में आपने क्या रोजगार की बात की है? कितने रोजगार आप उपलब्ध करा पाएंगे? किसे कर रहे हैं आप हमें बता रही हैं जी? मैं तो कह रहा हूँ ना, हमारे मैनिफेस्टो में हमने 30 लाख रोजगार देने का वादा दिया है और 70 लाख हम नए रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मतलब 1 करोड़ रोजगार देने का हमने तो टारगेट रखा है, हम दे के दिखाएंगे। रोजगार ही दे रहे हैं ना, अभी नौकरी की बात तो नहीं कर रहे ना। अरे कमाई कहाँ से होगी? 1 लाख रुपए साल महिला जो सरकारी नौकरी खाली है, 30 लाख सरकारी नौकरी दे के दिखाएंगे।
हमारे मैनिफेस्टो पे क्लियर कट हमने लिख नौकरी दिया है। दोगे, पैसा कहाँ से आएगा? साधन कहाँ अरे से जुटाओगे आप नौकरी चिंता देने के? मत- कहाँ नौकरी यही दोगे चीज- बताओ? 3.5 लाख पद यही खाली पड़े चीज- झारखंड में, यही चीज वो तो तुमसे भरे नहीं प्रधानमंत्री गए। को सोचनी चाहिए थी नौकरी ना। कहाँ दोगे? कर्नाटक में 2014 पद में खाली पड़े ये हजारों, हर वहाँ वर्ष नौकरी 2 तुमसे दी नहीं करोड़ गई। रोजगार उपलब्ध हिमाचल में पद कराएंगे। खाली पड़े 15-15 लाख हिमाचल रुपए रोडवेज के देंगे। ड्राइवर कंडक्टर को अच्छे दिन तनख्वाह नहीं मिली 4 महीने से, किसानों 5 की आय महीने दुगनी से। करेंगे। ये रोजगार किसको सारे दोगे? वादे बता किधर दो। गए? रोजगार का तरीका तो बताओ मुझे। सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए आप जनता लगाए थे। गुमराह कैसे होगी? जनता वो गुमराह नहीं होगी, आप रोजगार, तरीका बताओगे। अच्छे 1 दिन लाख नौकरी ऐसे देंगे। 15-15 लाख रुपए। नहीं, काले चलिए आप 30 धन लाख की लाना। बात कर रहे हैं। आप ही के सहयोगी है ना आरजेडी, वो तो 1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं, कैसे उपलब्ध कराएंगे? देखिए, अगर आरजेडी का मैनिफेस्टो आप देखेंगे प्रियंका जी, उसमें भी लिखा है 30 लाख हम नौकरी देंगे और 70 लाख हम नए रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो लेकिन हमने जो 30 लाख रोजगार देने की गारंटी दी है, आप देखिए ना, सरकार तो बदलिए, सरकार बदल देंगे। अगर हम 30 लाख नौकरियां नहीं दे पाए तो हम दावे के साथ कहती है कांग्रेस। दूसरी बार हम 2029 में आपके सामने हम वोट मांगने नहीं आएंगे अगर हमने काम नहीं किया। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती अरे है। वो ये लोग वो तो झूठ रतन बोलते हैं। तिवारी जी, वो तो जनता भारत की समझदार है, वो खुद ही तय कर लेगी। पिंटू तोमर जी, क्या लगता है आपको कि अलग अलग मुद्दों पर बात तो की जा रही है, लेकिन यहाँ पर रोजगार की बात हो चाहे महंगाई की बात हो, महंगाई अगर इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से देखा जाए तो जरूर कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन आम आदमी को वो इन्फ्लेशन रेट गिरता हुआ नजर नहीं आता। आम आदमी की जेब पर बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रोजगार की बात हो रही है, नौकरी की बात हो नहीं रही है। तमाम अन्य मुद्दे हैं, उनको लेकर इस बार वादा करने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन क्या लगता है आपको, जनता एक बार फिर से कितना भरोसा करेगी बीजेपी के इस नए मैनिफेस्टो पर? देखिए, इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 2014 से पहले किस पार्टी को कितना चंदा मिला, इस बात का कहीं जिक्र नहीं होता था। आज इलेक्टोरल बॉन्ड पे चिंतन हो रहा है, बहस हो रही है, टीका टिप्पणी हो रही है। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय देता है। इससे पहले ये कतई पता नहीं चलता था कि किसको कितना चंदा मिला है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जब भारत का और परिदृश्य बदलेगा तो जिस तरीके से आज जैसे कांग्रेस ने भी एमएसपी का दावा किया है, लेकिन ये नहीं बताया है कि किन फसलों पे दिया जाएगा। आने वाले परिदेश में जब इस तरह की घोषणा हुआ करेंगी तो ये भी चीज सामने आनी चाहिए निकलकर कि कितना पैसा इसके घोषणा पत्र में खर्च हो रहा है और उसको राजस्व कहाँ से लाया जाएगा। बेशक अभी अगर हम टेक्निकली बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो लोगों को संभवतः कांग्रेस या सपा या आरजेडी के मैनिफेस्टो से ज्यादा रिझा रहा है। उसके पीछे कारण यही है कि एक मोदी नाम की जो गारंटी है जिसको 10 साल से लोग देख रहे हैं, बेशक इस पर विपक्षी लोग राजी नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल देखने में ऐसा ही आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है वो बाकी पार्टियों के मैनिफेस्टो से हैच कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कहीं भी इस तरह का कोई दावा नहीं किया है। क्योंकि आज के टाइम में आम जनता समझदार है, देखती है, सुनती है, पढ़ती है, और उन्होंने कोई ऐसा दावा नहीं किया है जिसमें कुछ ऐसे पैसे का खर्च हो जो सरकार इकट्ठा ना कर पाए। रतन तिवारी जी, देखिए प्रियंका जी, जब मैं प्रदीप भटनागर जी से सवाल पूछता हूं तो कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, लेकिन जवाब नहीं दे पाते। यही तो, और इनके चेहरे पे आप देख लीजिए और दर्शकों को भी देखने को मिलता होगा, इनके चेहरे पे इतनी फिक्र है, इतने इनको पसीने आ रहे हैं, इतने इनको दर्द हो रहा है और ये कोसते होंगे अपने प्रधानमंत्री को, ये कोसते होंगे कि इतना जुमलेबाज हमको प्रधानमंत्री मिला है, लेकिन चैनल पे हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो संकल्प पत्र लिया है जनता के लिए, ये वादे नहीं करें, संकल्प लिया है बेचारे जनता सेवा का, जनता का काम करने का। दर्शकों को भी पत्र नहीं लगाया तुम्हारी तरह, ये नहीं बताएंगे। ये बताओ ना कि आप कैसे रिसोर्सेज बनाओगे। 1 लाख रुपए साल आप जो महिला को दो, कैसे दोगे? 2024 के चुनाव में जनता है, 80 आंकड़े को भी जवाब दो ना मुझे। इनका आरएसएस ने, अरे भाई रोजगार कैसे दोगे, रोजगार के जरिए कैसे बनाओगे, विदेश से क्या कहीं नई कंपनी लाओगे, क्या लाओगे? ये चीज पता है, तरीका बताओ ना। पता है कि 10 वर्षों में, अरे भाई हमें सब कुछ पता है, अपने बताओ, आज मछली पे अपने बताओ चेतन तिवारी पे आ गए और राहुल गांधी बेचारे कैसे बने प्रधानमंत्री? भटनागर जी, राहुल गांधी बने कैसे प्रधानमंत्री बेचारे? आप बताइए ना आपके चैनल पे। 13 सीट बिता, 17 सीट तो आपको किया वहां मिली है, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आपको मुंह नहीं लगा रही, आम आदमी पार्टी आपको मुंह नहीं लगा रही पंजाब में। 450 का कैसे काम चलेगा? जुमला देके, अरे भैया साउथ में आपको कोई पार्टी मुंह नहीं लगा रही, बताइए ना कि कैसे प्रधानमंत्री बनाओगे राहुल गांधी को? बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए थे ना, बहुत हुई
की मार अब की बार मोदी सरकार। अरे भैया, 400 पार बिल्कुल महंगाई कम कर पाए, न रोजगार दे पाए, चिंता न अच्छे दिन ला पाए, न काले धन ला पाए, न 15 लाख दे पाए। इसीलिए आप लोग विदेश दाएं बाएं उसमें सवाल का जवाब दो ना। मैं तो पूछा झारखंड में 3.5 लाख पद खाली पड़े, 3.5 लाख पद खाली पड़े। झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में इसलिए डाल दिए भाई, क्योंकि झारखंड में आपको एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। बिहार में तो डंडा लेके लोग बिहारी लोग खड़े हैं, शक्ल दिखाई दी बिहार में रतन तिवारी जी, डंडा लेके खड़े हैं। आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़िएगा। रतन तिवारी जी, आरोप नजर प्रत्यारोप नहीं से आया। आगे बढ़िएगा। पिंटू जी ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि तमाम पार्टियों के मैनिफेस्टो देखने के बाद जनता अगर अच्छे बुरे पर देखेगी या रिझाने की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी रिझाने की कोशिश करती हुई तो नजर आ रही है। उसमें भले ही आप उसे जुमला कहें या जो भी करें, लेकिन 47 को लेकर सपना दिखाने की कोशिश तो कर रही है। आपके मैनिफेस्टो में लक्ष्य क्या है? केवल बीजेपी और मोदी हटाओ? जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 72,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफ करके पहले भी दिखा दिए हैं। वो कोई मैनिफेस्टो में वादे नहीं थे, हमने कभी घोषणा नहीं की थी, लेकिन हमने किसानों के दर्द को समझा था और 72,000 करोड़ रुपए माफ किए थे। हमने किसानों की हमेशा से बात की, हमने युवाओं की बात एमएसपी को लेकर भी आपसे सवाल पूछा गया है, किन किन फैसलों पर? उस पर जांच बैठी थी और एमएसपी पे हमसे सवाल किया गया, राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में एमएसपी पे कानून बना के दे देंगे। उसकी लेकिन जब महिलाओं के साथ मणिपुर में अत्याचार होता है उस पर यह नहीं बोलते। भाजपा के विधायक बलत्कार करते हैं बच्चों के साथ, उस पर यह नहीं बोलते। आज इस देश में क्या चल रहा है? इस देश में 97% विपक्ष के नेताओं पे ईडी सीबीआई की जांच चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, उन्हें जेल में डालने का काम किया। सरकार डरी है, घबराई है। आज ये 56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री जो कहता था एक अकेला सब पे भारी, आज 45-50 दलों को अपने साथ लेके घूम रहा है। चिराग सेठी जी, अपने मैनिफेस्टो की आप बात करिए। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की बात तो कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि वो जुमला है या वो वादे पूरा नहीं करते हैं, तो आप किस तरह से वादा पूरा करेंगे? क्या है आपका रोड मैप? देखिए, बिल्कुल हमारा रोड मैप तो सबके सामने है। शिक्षा की बात हम करते हैं, स्वास्थ्य की बात हम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात हम करते हैं। टीवी पॉलिसी अगर आप देखेंगे दिल्ली की तो वो सबसे आगे आता है। तो कहीं ना कहीं आज हम एक प्रोग्रेसिव चीजों की बात करते हैं। इनकी तरह नहीं जुमला दिया और उसकी कोई 10 साल की कोई रिपोर्टिंग नहीं है, कोई बात नहीं करेंगे, किसी चीज पे बोलेंगे नहीं, बस आएंगे प्लेटफॉर्म पर आके बदतमीजी करेंगे। ऐसा नहीं होता। आपको लोगों ने चुना था इस पोस्ट पे कि आप ये चीजें डिलीवर करेंगे। जब आपने बोला था 2 करोड़ नौकरी, तो 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दिला? तब नहीं सोचा था कि 2 करोड़ रुपए पैसा कहां से आएगा? रोजगार इंडस्ट्रीज की जब आप बात कर रहे थे तो इंडस्ट्री लगी है, उसके बाद क्या बात करी थी? किताबें नहीं मिल रही बेटियों को, क्या बात करी थी? तब आपने सोचा नहीं था? उससे पहले बस लिख के दे। इसका मतलब आपके जो बातें थे वो जुमले, जैसे 15 लाख रुपए का एक जुमला बोला था कि हर व्यक्ति के हाथ पे 15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख तो नहीं है, पर 15 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ जरूर हो गया। 3 लाख करोड़ का हेयर कट जरूर मिल गया। जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनको हेयर कट जरूर मिल गया 3 लाख करोड़ का। 15 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ जरूर हो गए, पर 15 लाख रुपए का जुमला देख के सरकार में आए थे, उस 15 लाख रुपए की बात नहीं होगी। प्रियंका जी ने पूछा है कि आप जनता के विकास के लिए ला रहे हो, आप क्या दोगे ये बताओ। जो 15 लाख रुपए चिल्लाते थे आपके प्रधानमंत्री। अरे चिराग जी, अपने मैनिफेस्टो पे आप बात करिए। उनके 15 लाख की बात करेंगे तो फिर आम आदमी पार्टी को लेकर भी सवाल कई हैं। नहीं, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ, हम अब तो मैनिफेस्टो में बात कर ही रहे हैं। हम तो नौकरी की बात कर रहे हैं और कैसे देंगे उसका रोड मैप भी देंगे। हम कैसे अच्छे स्कूल बनाएंगे, हमने बना के दिखाए हैं। हमने कैसे अच्छे अस्पताल बनाए, हमने कैसे अच्छी जो मेडिकल की सुविधा है वो कैसे हमने आयुष्मान योजना की बात करी और एक ही नंबर पे 7.5 करोड़ जो लोग हैं वो रजिस्टर करके आधे से ज्यादा लोगों पे बात ही नहीं करी, तो वो नहीं कर रहे, बेचारे बोले जा रहे हैं। चलिए प्रदीप जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय नहीं है ज्यादा। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि सवाल तो सिर्फ कुछ जवाब नहीं है कि नौकरी की बात नहीं कर रहे कि टीचर जो डेली बेसिस पे नौकरी कर रही है उनको परमानेंट कब बनेंगे उस पर नहीं बोल रही है। उस पर पीडब्ल्यूडी की रोडें टूटी पड़ी दिल्ली की, उस पर बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी। पंजाब में किसानों को पानी नहीं है, केमिकल लगा पंजाब की सारी जमीन खराब हो गई, कैंसर हो रहा है, पूरा पंजाब नशे में डूबा हुआ है। जिससे वादे करके आए थे पंजाब को ये कि नशा मुक्त करेंगे और जो नशा बेचते हैं उनको जेल भेजेंगे, आज मुख्यमंत्री खुद नशे में डूब गए, उस पर कोई जवाब नहीं है। ये मैनिफेस्टो पे क्या बात करेंगे? ये रतन तिवारी जी बात नहीं करना चाहते। फाइनल कमेंट आपका। देखिए प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो दिया है
वो मैनिफेस्टो इस देश की धड़कन है, इस देश की आवाज है, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं के लिए निजात है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने करीब करीब पूरे भारत को अपने पैरों से नाप दिया और भारत के लोगों से मिलके उनके दर्द को समझ के हमने न्याय घोषणा पत्र जारी किया है। प्रधानमंत्री जी 2014 में घोषणा पत्र जारी करते हैं, 2019 में जारी करते हैं और 24 में जारी करते हैं। ठीक है पिंटू जी। जी देखिए, सभी पार्टियों के घोषणा पत्र जो है वो बेशक अलग अलग नाम से हों, लेकिन लोक प्रभाव में इसमें कोई दो राय नहीं है। आम जनता जो है घोषणा पत्र पे भरोसा करके वोट देती है, तो इसलिए घोषणा पत्र में ये भी साफ करना चाहिए कि जो भी स्थिति है, अगर महिला को देंगे तो कितना देंगे और अलग अलग राशि क्यों आ रही है। इसके अलावा जो खर्चा एक्स्ट्रा होगा उसका राजस्व का इंतजाम कहाँ से किया जाएगा। जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रदीप जी, रतन जी, चिराग सेठी जी और पिंटू तोमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के बाद एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2047 का रोड मैप जनता के सामने पेश करने की कोशिश कर रही है और तमाम वादे करती हुई 2024 से पहले नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष के द्वारा सवाल भी कई उठाए जा रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो के साथ ही साथ अलग अलग पार्टियों के घोषणा पत्र को लेकर आखिर 2024 के चुनाव में जनता क्या राय देती है और किसकी तरफ ज्यादा भरोसा एक बार फिर से जताती है। तो ये नतीजा 4 जून को पता चलेगा। इसके लिए इंतजार हम सभी को करना पड़ेगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में तय खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।